हाय एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए प्रैक्टिस सीरीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि इसमें आपके सिलेबस से इसमें आपकी जनरल हिंदी को लिया गया है, जनरल इंग्लिश को लिया गया है। इसके साथ ही कंप्यूटर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपके ओ लेवल की क्वेश्चन है इसमें, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। इसके साथ ही इसमें आपको अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। तो टोटल इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसे आप बिल्कुल ध्यान से कवर करिएगा। और इसके साथ में जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी, उसको अगर आप जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको आप नोट डाउन करते चलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर तैयार हो जाए, अगर आपके सामने आए, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनर। इनमें से कौन सा आपका स्कैनर का प्रकार नहीं है? शीट फीड, फ्लैट बेड, ड्रम, हैंड हेल्ड। इनमें से कौन सा स्कैनर नहीं है? तो ड्रम। ड्रम क्या है? ड्रम एक स्कैनर नहीं है। ड्रम एक इम्पैक्ट की तरह का एक प्रिंटर होता है, जो कि किसी भी कागज पर अक्षरों को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आपके शीट फीड, फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। हैंड हेल्ड जो है ये स्कैनर भी, हैंड हेल्ड जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओरिएंटेशन नॉट सपोर्टेड बाय पावर पॉइंट इज। ओरिएंटेशन जो कि पावर पॉइंट के द्वारा समर्थित नहीं है, वो ओरिएंटेशन है कैनवास। कैनवास जो है ये पावर पॉइंट द्वारा समर्थित ओरिएंटेशन नहीं होता है। पावर पॉइंट लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करता है, ना कि कैनवास को। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आपका चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होता है और लंबाई कम होती है, सभी को जानता होगा। और जो पोर्ट्रेट है इसमें चौड़ाई आपकी कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इशू इज कॉल्ड। यानी किसी भी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया आपकी ट्रबल शूटिंग कहलाती है। किसी भी समस्या को सुलझाने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया है वो ट्रबल शूटिंग या फिर समस्या निवारण कहलाती है। ट्रबल शूटिंग जो है वो आपका मशीन या फिर सिस्टम पर असफल उत्पाद या फिर प्रक्रियाओं की मरम्मत करने के लिए हमेशा ही लागू होता है। वही हम बात करें अगर प्रतिक्रिया की, तो प्रतिक्रिया कब दी जाती है? किसी भी प्रोग्राम को यूज़र के द्वारा उपयोग करने के बाद जो दी गई प्रतिक्रिया होती है उसको फीडबैक कहते हैं, यानी प्रतिक्रिया बोलते हैं। अपडेट की बात करें तो किसी भी प्रोग्राम के नवीनीकरण करके उसमें नए फीचर्स को अगर जोड़ना हो तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? अपडेट करना बोलते हैं। ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम और उसके समर्थन में जो डेटा अपडेट करना होता है उसको पैचिंग कहते हैं। और समस्या निवारण क्या है? ट्रबल शूटिंग है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, टू डिवाइसेस कम्युनिकेट। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में दो डिवाइसेस संवाद करते हैं, किस माध्यम से? थ्रू एन एक्सेस पॉइंट से, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जाएगा? आपके FTP के द्वारा किया जाता है। ठीक है। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेटेड किया जाना चाहिए, वरना क्या होगा? वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। न्यू वायरस वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। इससे हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित फाइल और अन्य जो डेटा है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट कर दे। इससे कंप्यूटर में आने वाले जो नए वायरस है उसका पता चल सकेगा। कन्वर्ट 110001 इनटू ऑक्टल नोटेशन। अगर आपने मेरा O लेवल का सेशन ज्वाइन किया होगा तो आपको ऑक्टल नंबर निकालने आता होगा। इसमें बेस को 0 मान करके इसको ऑक्टल में चेंज करते हैं, जिसमें आप 1 × 2⁵ कर सकते हैं, +1 × 2⁴ करके +0। इस तरीके से मैंने सॉल्व करना उसमें बताया था। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा 49। ठीक है, 49 यहाँ पे ऑक्टल। उसके बाद इसको आप ऑक्टल नोटेशन में चेंज करेंगे। ऑक्टल नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे? 8 करके। ऑक्टल को चेंज करने के लिए हमेशा 8 का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 61 आएगा।
ठीक है, सो राइट आंसर इज 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड माउस टुगेदर। मतलब कि कंप्यूटर के जो कौन से वो ब्रांड है जिसने कि सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस के संयोजन का उपयोग किया था, तो मैकिन्टॉश ने किया था। मैकिन्टॉश पर्सनल कंप्यूटर का पहला श्रेणी है जिससे कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन नामक कंपनी के द्वारा 24 जन 1984 को बाजार में उतारा गया था। ठीक है, मैकिन्टॉश जो है वो व्यापारिक रूप से सफल पहला पीसी था जिसमें कि माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहली बार उपलब्ध कराया था। अब नेक्स्ट जनरल हिंदी का क्वेश्चन है। जनरल हिंदी के क्वेश्चन आप देखिए कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इस विकल्पों में किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन में आप देखिए कि उपसर्ग अति का उपयोग। अब इसके लिए आपको उपसर्ग पहचानना, उपसर्ग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने जनरल हिंदी को पूरी तरीके से 2 वीडियो में कवर किया हुआ है। एक में आपके पूरे जितने भी वर्ड पावर है उसको कवर किया गया है और एक में आपके पूरे एक्सप्लेनेशन को कवर किया गया है, यानी 2 वीडियो में पूरे जनरल हिंदी को मैंने कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, उसको अगर आप ज़रूर से देखिए। प्रैक्टिस सीरीज करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको किसी भी चीज़ों का मतलब या फिर कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए अतिथि, तो अतिथि में अति उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे उपसर्ग अ है और बाकी जो आप तिथि देख रहे हैं ये इसका मूल शब्द है, यानी अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है। बाकी अतिरिक्त में भी है, अत्य में है, अत्यंत में भी है और अत्यधिक में भी है, तो अति में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा, कक्षा में कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, बताइए किस श्रेणी में आता है। इसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैंने कहा कि आप 2 वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा तरीके से हिंदी जो है वह तैयार हो जाएगा। कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरतलब है कि माओवादियों के सत्ता में आने के पश्चात नेपाल में चीन का डैश असामान्य रूप से फैला है। नेपाल को तिब्बत से जोड़ने के लिए आंतरिक सड़कों एवं रेल की व्यवस्था की गई है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने काठमांडू में डैश FM रेडियो स्टेशन भी खोला है। यहाँ से पूरे नेपाल में डैश प्रसारित किए गए हैं। तो अब आपको बताना है इसमें और इसमें क्या फील होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि गौरतलब है कि माओवादियों के सत्ता में आने के पश्चात नेपाल में चीन का प्रभाव असामान्य रूप से फैला हुआ है। नेपाल को तिब्बत से जोड़ने के लिए आंतरिक सड़कों एवं रेल की व्यवस्था की गई है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने काठमांडू में स्थानीय FM रेडियो स्टेशन भी खोला है और यहाँ से पूरे नेपाल में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों का निर्धारण कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह सो रहा था। वह सो रहा था, ये क्या है? सो रहा था, भूतकाल की बात हो रही है, तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान है? किस शब्द का समान है? इसको आप पॉज करके आप देखिए और इसको समझिए। किसका? जल का। ठीक है, जल शब्द का वचन परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही एक सा ही रहता है। और बाकी जितने भी आप देख रहे हैं, रोटी, कली, ये गुड़िया, इसका एक वचन से बहुवचन जो है हो जाता है। जैसे कि कली एक वचन है तो इसका बहुवचन कलियां बन जाएगा। रोटी का रोटियां होता है, गुड़िया का गुड़ियां हो जाएगा। इस पर अगर यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये इसका बहुवचन हो जाएगा। लेकिन जल एक वचन और बहुवचन दोनों में ही बिल्कुल एक सा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का। आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपसे बोल रहा है कि बून का अपोजिट बताइए, यानी एनोनिम्स बताइए। बून मतलब क्या होता है? बून मतलब होता है वरदान देना। वरदान का उल्टा क्या हो जाएगा? अभिशाप। वरदान यानी अभिशाप करना।
बेन मीन्स क्या होता है, अभिशाप होता है, बून का विलोम शब्द बैन हो जाएगा। वहीं अगर हम मॉकरी की बात करें तो ये मजाक होता है, प्लेजर मतलब आनंद होता है, लेकिन बैन जो है इसका मीन्स अभिशाप हो गया। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, इसमें आपको एरर बतानी है, किस सेंटेंस में है। द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन इन वंस लाइफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्फेसाइज्ड ऑन दी, इसके बाद एम्फेसाइज्ड के साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, तो गलत क्या है, ऑप्शन डी एम्फेसाइज्ड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज गिवन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया ही नहीं है, सेंटेंस है ही नहीं, मिसप्रिंट हो गया है, एरर हो गया। चलिए मान लीजिए कि ऑप्शन में आपके इन, फ्रॉम, टू और थ्रू दिया है और मैं आपको एक सेंटेंस दूं जिसमें आपको इसमें से कुछ एक फील करनी है। सेंटेंस मान लीजिए आप, द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग डैश दी नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या फील करेंगे, यहाँ पे द विंड इज ब्लोइंग डैश दी नॉर्थ, यहाँ पे आप क्या फील कर सकते हैं, फ्रॉम, थ्रू, टू या फिर इन। तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रॉम। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दी नॉर्थ, कहाँ से, नॉर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनस का अपोजिट बताइए, क्या है, प्लीजिंग है, आउटरेजस है, अपीलिंग है और विग्ड है। हेनस का अपोजिट क्या होगा, हेनस का अपोजिट है आपका प्लीजिंग और अपीलिंग, प्लीजिंग और अपीलिंग होगा। हेनस मतलब आपका क्या होता है, घृणित होता है, घृणित होता है। प्लीजिंग आपका सुखद हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट की बात करिए घृणित, यानी इसका सुखद आप कर सकते हैं, अपीलिंग कर सकते हैं, रोचक कर सकते हैं। ठीक है, तो सही जवाब होगा ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकाउंटेंसी का है कि इनमें से कौन सी पार्टियां विनिमय विपत्र में शामिल है, पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें आपके निकासी भी शामिल है, अदाता भी शामिल है, हुंडी की रक्त लेने वाला भी शामिल है। तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। विनिमय विपत्र क्या होता है, एक शर्त रही आज्ञा पत्र होता है, आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा एक लेनदार अपने ऋणी को ये आदेश देता है कि वो मांगने पर या फिर निश्चित अवधि व्यतीत होने पर स्वयं जो है उसे अथवा उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति या फिर वाहक को निश्चित रकम का भुगतान कर देगा। विनिमय विपत्र को लेन देन लिखता है, विनिमय विपत्र जो है उसको लेनदार लिखता है, देनदार अपनी स्वीकृति देता है और इस पर दोनों के हस्ताक्षर जो है वो कंपल्सरी होता है। तो यानी इससे ये स्पष्ट आपका हो गया कि विनिमय विपत्र में हुंडी की रकम लेने वाला, निकासी और अदाता सभी संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके ये हैं जो कि अकाउंटेंसी का ही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मौजूदा संपत्ति का हिस्सा नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। अगला ऑप्शन क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस इक्विपमेंट। तो आपका राइट आंसर होगा दफ्तर के उपकरण। ठीक है, करेंट एसेट्स क्या होता है, उस कर्म में संपत्तियां सम्मिलित होती है जो कि नगद अथवा नकदी के समान हो और संपत्तियां जिसके बिना किसी भी विशेष हानि के रोकड़ में उसके परिवर्तित किया जा सके वो तरल संपत्तियां होती हैं। सही जवाब होगा दफ्तर के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शेयर धारक की इक्विटी का हिस्सा नहीं है, शेयर धारक की इक्विटी का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। लोन्स पेबल नहीं है, यानी देयर रेट जिसको आप कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग नहीं है यानी प्रतिधारित कमाई नहीं है, कैपिटल स्टॉक यानी शेयर पूंजी, या फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल, कुल राशि पर अतिरिक्त भुगतान किया। तो सही जवाब आपका होगा लोन्स पेबल। लोन्स पेबल जो है ये शेयर धारक की इक्विटी का हिस्सा नहीं होता है।
तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन, जिसमें कि आपके जनरल हिंदी, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया हुआ था, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए। और इसी तरीके की अब आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।